नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रतिनिधि और प्रशासक के रूप में जो कार्य किए गए, जिन जिन प्रांतों को विजित किया तथा गौरी द्वारा विजित क्षेत्रों की जिस प्रकार उसने सुरक्षा की, इन सब बातों के बारे में अध्ययन किया। आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सुल्तान के रूप में क्या क्या कार्य किए गए, उसने कौन कौन सी उपलब्धियां अर्जित की, उसके चरित्र एवं चरित्र का मूल्यांकन इत्यादि बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। विद्यार्थियों, आप सबको विदित है कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम राजवंश था उसे गुलाम वंश कहा जाता है। गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया था सल्तनत काल में। जो प्रथम राजवंश था वो गुलाम वंश था और इस गुलाम वंश या इसको मामलुक वंश भी कहा जाता है। मामलुक वंश। इसका शासनकाल, इस वंश का जो शासनकाल है 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। विद्यार्थियों, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी। गुलाम वंश के जो भिन्न भिन्न शासक हुए, उन्होंने अलग अलग राजवंशों की नींव रखी थी। अगर हम सूक्ष्म रूप से देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश, इल्तुतमिश ने शमसी राजवंश तथा बलबन ने बलबनी राजवंश की नींव रखी। एक इतिहासकार हुए हैं अजीज अहमद। इन्होंने ये जो गुलाम वंश के शासक हुए हैं, इनको दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों का नाम दिया है। गुलाम वंश के शासकों को इतिहासकार अजीज अहमद ने दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासक कहा है। इनमें से ये जो गुलाम वंश के शासक हुए, इनमें से प्रत्येक स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। अतः इन्हें गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान अथवा आदि तुर्क या मामलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त होगा। मामलुक शब्द, मामलुक जो शब्द है उसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। चूँकि ये जो गुलाम वंश के शासक थे, ये सभी किसी न किसी के दास थे। इस कारण इनको, इनके राजवंश को गुलाम वंश कह दिया जाता है। जबकि मामलुक कहना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि ये जो प्रत्येक शासक थे गुलाम वंश के, ये स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए थे, अर्थात इनके माता पिता दास नहीं थे, हालांकि ये स्वयं दास रह चुके थे। मामलुक नाम जो है वो इतिहासकार हबीबुल्लाह ने दिया है। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान के रूप में, ऐबक ने सुल्तान के रूप में क्या क्या कार्य किए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में जब गोरी की मृत्यु हो गई, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, तो उस समय ऐबक दिल्ली में था। चूँकि गोरी ने उसे अपने भारतीय प्रांतों का गवर्नर नियुक्त कर रखा था, तो वो दिल्ली में था। तो दिल्ली के मुस्लिम सामंतों ने तत्काल ऐबक के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात लाहौर के नागरिकों ने ऐबक को दिल्ली से बुलाकर राज सत्ता ग्रहण करने की प्रार्थना की। तब ऐबक ने लाहौर पहुंचकर अपने को गोरी के भारतीय राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। ऐबक का जो सिंहासनारोहण है वो 25 जून 1206 को हुआ था। गोरी के उत्तराधिकारी, गौर के शासक गयासुद्दीन महमूद, जो कि गोरी का भतीजा था, उसने ऐबक के अनुरोध पर ऐबक को राज चिन्ह तथा ध्वज भेजा तथा उसको सुल्तान की उपाधि प्रदान कर दी। किंतु ऐबक को सुल्तान की उपाधि मिल जाने के बावजूद भी ऐबक मलिक तथा सिपह सालार की उपाधि से ही खुश रहा। उसने कहा, नहीं, मेरे तो मलिक और सिपह सालार की उपाधि पर्याप्त है, मैं सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करूँगा। और ना ही उसने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा न ही अपने नाम के सिक्के डलवाए और न ही खुतबा पढ़वाया।
उसके इस व्यवहार का कारण शायद ये रहा हो कि उसे अभी तक दासता के बंधन से विधिवत मुक्ति नहीं मिल पाई थी। अभी भी वो घोरी का जो उत्तराधिकारी था गयासुद्दीन महमूद, उसका दास ही था। दास के रूप में ही 1206 में वो शासक बना था। तो जब 1208 ईस्वी में गयासुद्दीन महमूद से दासता का मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ, चूँकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने गयासुद्दीन महमूद के पास एक प्रस्ताव भेजा कि मैं आपको ख्वारिज्म के शाह के विरुद्ध सैन्य सहायता दूंगा। तो इसके बदले में गयासुद्दीन महमूद ने 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता मुक्ति पत्र प्रदान किया तथा शाही छत्र भेजा। और 1208 ईस्वी में ही कुतुबुद्दीन ऐबक वैधानिक रूप से भारतीय तुर्की सल्तनत का सुल्तान कहलाने का अधिकार कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल पाया। ऐबक की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। जब ऐबक सुल्तान बन गया 1206 ईस्वी में, तब उसकी जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी, स्वतंत्र शासक बनते ही उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली जो कठिनाई थी या समस्या थी वो थी गजनी का शासक यल्दोज। जो यल्दोज था और सिंध तथा मुल्तान का शासक नासरुद्दीन कुबाचा। ताजुद्दीन यल्दोज गजनी का शासक तथा सिंध व मुल्तान का शासक नासरुद्दीन कुबाचा, ये दोनों भी घोरी के अन्य प्रभावशाली अमीर या अन्य घोरी के प्रिय दास रह चुके थे। तो ये ऐबक के प्रबल प्रतिद्वंदी थे। दूसरी जो समस्या थी उसके सामने वो थी सीमांतों की सुरक्षा, अपने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा। क्योंकि जो ख्वारिज्म का शाह था वो उसने मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था और उसके साम्राज्य की सीमाएं ऐबक के साम्राज्य की सीमाओं को छूने लग गई थी। तो सीमांत और जो सिंध और झेलम के मध्यवर्ती क्षेत्र में खोखर जाति निवास कर रही थी, उन खोखरों से तथा ख्वारिज्म के शाह से ऐबक के राज्य की सीमाओं को खतरा उत्पन्न हो गया था, क्योंकि उनके राज्यों की सीमाएं ऐबक की राज्य की सीमा से छूने लग गई थी। तीसरी जो समस्या थी या कठिनाई थी ऐबक के सामने वो थे राजपूत नरेश। राजपूत नरेश या हिंदू नरेश जो तुर्कों को भारत से खदेड़कर अपनी खोई हुई सत्ता पुनः प्राप्त करना चाहते थे। इसी क्रम में ये जो राजपूत नरेश थे, इनमें जो चंदेल राजपूत थे, चंदेल राजपूतों में जो त्रैलोक्य वर्मा था शासक चंदेलों का, उसने अपनी राजधानी कालिंजर पर पुनः अधिकार कर लिया था। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ऐबक ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया था, चंदेलों से कालिंजर का दुर्ग छीन लिया था। तो मौका पाकर चंदेल राजपूतों ने अपनी राजधानी कालिंजर पर पुनः अधिकार कर लिया था तथा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में गहड़वाल राजपूतों द्वारा फर्रुखाबाद और बदायूं के क्षेत्र से तुर्क अधिकारियों को खदेड़ दिया और फर्रुखाबाद और बदायूं पर अधिकार कर लिया। वहीं प्रतिहार राजपूतों द्वारा तुर्कों को परास्त कर पुनः ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। तो ये जो राजपूत शासक थे धीरे धीरे पुनः सत्ता प्राप्त करना चाहते थे, तो ये तुर्कों को खदेड़ना चाहते थे। अतः ये ऐबक के सामने एक बड़ी कठिनाई थी। जो चौथी प्रमुख कठिनाई थी ऐबक के सामने, प्रारंभिक समस्या थी, वो थी लाहौर को गजनी राज्य के प्रभुत्व से मुक्त कराना अत्यंत ही आवश्यक हो गया था। लाहौर जो कि ऐबक के साम्राज्य का केंद्र बिंदु था, वो अभी भी गजनी राज्य के प्रभुत्व के अंतर्गत ही था। अभी भी वो जो नासरुद्दीन महमूद था घोरी का उत्तराधिकारी, उसके अधीन ही था लाहौर अभी भी, जब ऐबक सुल्तान बना था। दासता का मुक्ति पत्र तो 1208 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। तो जो लाहौर था, जो गजनी का यल्दोज जो था, वो लाहौर को अपने राज्य का अंग समझ हड़पने की ताक में था और स्वयं गजनी पर ख्वारिज्म की निगाहें थी। जो ख्वारिज्म का शाह था वो गजनी पर अधिकार करना चाहता था, वहीं यल्दोज लाहौर को अपने साम्राज्य का अंग समझकर हड़पने की ताक में था।
तो ऐबक को ये भय हो गया कि कहीं ख्वारिज्म का शाह गजनी को जीतने के बाद पंजाब पर आक्रमण ना कर दे और इससे उसके जो भारतीय प्रदेश हैं उन पर खतरा हो जाएगा। वहीं जो आखिरी जो उसके सामने कठिनाई थी वो थी उत्तर भारत में अशांति और अव्यवस्था व्याप्त थी उस दौरान। ऐबक द्वारा कठिनाइयों पर विजय या सुल्तान के रूप में ऐबक के कार्य अथवा ऐबक के कार्य एवं उपलब्धियाँ। सुल्तान बनने के बाद जो ऐबक का सबसे पहला कार्य था वो था भारतीय प्रदेशों को गजनी और गौड़ से संबंध विच्छेद कर एक स्वतंत्र तुर्की राज्य को स्थापित करना। स्वतंत्र तुर्की राज्य की स्थापना करना सबसे पहला कार्य था ऐबक का। अतः उसने क्या किया, गयासुद्दीन महमूद के पास एक दूत भेजकर प्रस्ताव किया कि भारत को स्वतंत्र राज्य और उसको कौन, ऐबक को भारत का अगर महमूद सुल्तान स्वीकार कर लेता है तो ख्वारिज्म के शाह के विरुद्ध मैं सहायता देने को तैयार हूँ। तो गयासुद्दीन चूँकि उस दौरान उसकी भी हालत ठीक नहीं थी, वो भी कमज़ोर हो गया था और ख्वारिज्म का शाह किसी भी समय गौड़ साम्राज्य पर आधिपत्य स्थापित करने वाला था। तो गयासुद्दीन ने प्रस्ताव स्वीकार कर राज चिन्ह व ध्वज भेजा तथा ऐबक को सुल्तान की उपाधि प्रदान की। ऐबक भारत का प्रथम तुर्क सुल्तान बना और उसके द्वारा भारत में स्वतंत्र तुर्की सल्तनत की स्थापना हुई। जो नेक्स्ट सुल्तान के रूप में उसका कार्य था वो था वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना। अपनी आंतरिक स्थिति को उसने अलग अलग वैवाहिक संबंध स्थापित करके सुदृढ़ किया। अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश नामक एक प्रभावशाली अमीर, एक इल्तुतमिश जो कि साहसी युवा सेना नायक था, प्रभावशाली अमीर था, उसके साथ कर दिया। अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया। अपनी बहन का विवाह सिंध और मुल्तान के शासक नासरुद्दीन कुबाचा के साथ कर दिया। नेक्स्ट, ताजुद्दीन यल्दौज का दमन। जो यल्दौज था वो गजनी का शासक था। ये पूर्व में करमान का हाकिम रह चुका था और गोरी की मृत्यु के बाद यल्दौज ने गजनी पर अधिकार कर लिया था। गजनी मोहम्मद गोरी की चूँकि राजधानी रह चुकी थी पूर्व में, अतः यल्दौज स्वयं को गोरी के राज्य का वैध उत्तराधिकारी समझता था। वो समझता था कि चूँकि गोरी की भी गजनी राजधानी रह चुकी थी तो गोरी का जो पूरा राज्य है उसका वैध उत्तराधिकारी मैं हूँ, कौन, यल्दौज। जैसे ही यल्दौज को सुल्तान गयासुद्दीन से गजनी पर शासन करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ तो वह भारत पर अधिकार करने के उद्देश्य से उसने क्या किया, पंजाब पर आक्रमण कर दिया। परंतु ऐबक जो कि उस दौरान लाहौर में ही था, उसने आगे बढ़कर मुकाबला किया यल्दौज से और यल्दौज को युद्ध में पराजित करके खदेड़ दिया तथा उस दौरान गजनी का सिंहासन खाली हो गया क्योंकि यल्दौज पराजित हो चुका था। तो गजनी के नागरिकों ने आमंत्रित किया ऐबक को। 1208 ईस्वी में ऐबक द्वारा गजनी पर अधिकार कर लिया गया। गजनी के नागरिकों के आमंत्रण पर ही ऐबक ने गजनी पर 1208 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। तो गजनी पर अधिकार करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक कई दिनों तक भोग विलास में डूबा रहा, रंगरलियों में डूबा रहा और ऐबक के जो सैनिक थे उन्होंने गजनी के नागरिकों पर बहुत ही कड़े अत्याचार किए। तो गजनी के नागरिकों ने ऐबक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके यल्दौज को वापस गजनी पर अधिकार करने हेतु आमंत्रित किया कि भाई इस ऐबक से भले तो तुम ही सही। तो यल्दौज को वापस गजनी बुला लिया। यल्दौज के अचानक गजनी के निकट पहुंच जाने पर, चूंकि ऐबक तो भोग विलास में डूबा हुआ था, अचानक यल्दौज गजनी आ जाता है तो ऐबक घबराकर तुरंत संगे सुर्ख के मार्ग से भारत भाग आया। यल्दौज द्वारा पुनः गजनी पर अधिकार कर लिया गया और ऐबक ने गजनी पर 40 दिनों तक शासन किया था।
भविष्य में यल्दौज के आक्रमण से अपने राज्य को बचाने की दृष्टि से अब ऐबक ने लाहौर में स्थायी रूप से रहने का निश्चय कर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी यल्दौज को पराजित करने के बाद जब वापस वो गजनी से लौट आता है तब लाहौर को राजधानी बनाता है 1208 ईस्वी में, तथा यल्दौज की पुत्री के साथ उसने फिर स्वयं विवाह कर लिया। यल्दौज को ऐबक की शक्ति का अंदाज़ा हो चुका था क्योंकि वो ऐबक से पराजित हो चुका था और इसलिए उसने फिर कभी भारत पर आक्रमण करने का दोबारा साहस ही नहीं किया। अतः ऐबक यल्दौज के भारत पर अधिकार स्थापित करने के प्रयत्न को विफल करने में कामयाब हुआ और दिल्ली को मध्य एशिया की राजनीति में फंसने नहीं दिया। नेक्स्ट है बंगाल पर दिल्ली का पूर्ण आधिपत्य। 1206 ईस्वी में अली मर्दान खां द्वारा मोहम्मद बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी जाती है और अली मर्दान खां द्वारा ये जो अली मर्दान खां है 1206 ईस्वी में बंगाल की राजधानी लखनऊ थी, यहाँ का स्वतंत्र शासक बन गया। जो स्थानीय खिलजी सरदार थे, बख्तियार खिलजी के सरदार थे, वो अली मर्दान खां को हत्यारा समझते थे और उससे गणना करने लगे कि ये जो अली मर्दान है इसने हमारे सरदार की हत्या की है, तो वो गणना करने लगे, घृणा करने लगे। तो और अली मर्दान खां को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर मोहम्मद शेरा अथवा सिरान को बंगाल की गद्दी पर बिठा दिया। ये जो खिलजी सरदार है अली मर्दान खां को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल देते हैं और मोहम्मद शेरा को बंगाल की गद्दी पर बिठा देते हैं। जब किसी तरीके से अली मर्दान खां कैद खाने से भाग जाता है, भागकर दिल्ली जा पहुंचता है और ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेता है तथा ऐबक को वार्षिक कर देने का वचन देता है। अतः ऐबक ने क्या किया, खिलजी सरदारों की शक्ति का दमन करने के लिए केमाज रूमी को लखनऊ भेजा, जिसने खिलजी सरदारों को युद्ध में परास्त कर दिया। अब अली मर्दान खां लखनऊ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है तथा दिल्ली के सुल्तान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करना स्वीकार कर लेता है तथा नियमित रूप से वार्षिक कर देने का भी वचन ऐबक को करता है। बंगाल और बिहार पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन हो जाते हैं। नेक्स्ट, राजपूतों या हिंदू राजाओं के विद्रोह। बदायूं के हिंदू सरदारों का दमन कर अपने दामाद इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार नियुक्त करता है ऐबक। परंतु गजनी के शासक यल्दौज और ख्वारिज्म के शाह के भय के कारण, उनके डर के कारण, जो अपनी संपूर्ण शक्ति थी, संपूर्ण शक्ति के साथ राजपूतों से ऐबक लोहा नहीं ले पाया और इस कारण कालिंजर और ग्वालियर को जीतने में भी ऐबक सफल रहा या उसको कुछ असफलता का सामना भी करना पड़ा। ऐबक की मृत्यु। ऐबक ने लगभग 4 वर्ष 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया और नवंबर 1210 ईस्वी में अपनी राजधानी लाहौर में चौगान पोलो के समान एक खेल होता है जिसमें घोड़ों पर बैठकर बॉल से जिस तरह से पोलो खेला जाता है ना, वैसे ही चौगान खेल खेला जाता था। तो चौगान खेलते हुए लाहौर में घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर, एक दुर्घटना के रूप में। इसको लाहौर में ही दफना दिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का चरित्र एवं मूल्यांकन। ऐबक वीर योद्धा तथा कुशल सेना नायक था। अनेक सैन्य अभियानों में ऐबक ने भाग लिया तथा वीरता, साहस और युद्ध कौशल का परिचय दिया। गौरी द्वारा विजित प्रदेशों को सुरक्षित ही नहीं रखा, अपितु तुर्की साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया। नेक्स्ट है उदार एवं दानप्रिय। लाख बख्श। ऐबक की एक उपाधि थी लाख बख्श। लाख बख्श अर्थात लाखों का दान करने वाला। अत्यधिक दानी होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई। फरिश्ता ने कहा है कि जब जनसाधारण
किसी व्यक्ति के असीमित दान की प्रशंसा करते थे। जब भी कोई कोई व्यक्ति ज़्यादा दान देता था तो उसको अपने समय का ऐबक कहते थे। जो व्यक्ति ज़्यादा दान देता था उसको कहते थे कि ये तो ऐबक है। उदारता के कारण, जो ऐबक की उदारता थी, उदारता के कारण मिन्हाजुल सिराज, जिसने तबकात नासरी नामक ग्रंथ लिखा, तबकात ए नासरी का लेखक मिन्हाजुद्दीन सिराज, इसने लिखा है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन दूसरा हातिम था। तो हातिम द्वितीय की उपाधि किसकी है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। लाख बख्श की उपाधि किसकी है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। उदारता के कारण मिन्हाजुल सिराज ने लिखा है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन दूसरा हातिम था और बड़ा वीर और उदार शासक था। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उसको ऐसा साहस और औदार्य प्रदान किया था कि उसके समय में उसकी समानता करने वाला पूर्व से पश्चिम तक कोई नहीं था। नेक्स्ट है कुशल राजनीतिज्ञ। गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने भारतीय राज्य को गौर राज्य के अन्य भागों से अलग करके दूरदर्शिता का परिचय दिया। वहीं प्रभावशाली तुर्क सरदारों के साथ ऐबक ने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, वो वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत किया, अर्थात उसने कूटनीति का परिचय दिया। नेक्स्ट है न्यायप्रिय। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो न्यायप्रियता थी उसके बारे में हसन निजामी ने लिखा है। हसन निजामी ताजुल मासिर का लेखक हसन निजामी, उसने लिखा है कि ऐबक ने सड़कों को डाकुओं तथा बदमाशों से सुरक्षित कर दिया तथा भेड़ और भेड़िए उसके राज्य में एक ही घाट पर पानी पीते थे। नेक्स्ट है साहित्य तथा कला का संरक्षक। हसन निजामी तथा फक्र ए मुदबिर जैसे विद्वानों को ऐबक ने अपने दरबार में संरक्षण दिया, अपने दरबार में आश्रय दिया। अर्थात हसन निजामी और फक्र ए मुदबिर ये विद्वान कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी थे। इन दोनों ने जो ग्रंथ लिखे वो ग्रंथ ऐबक को समर्पित किए। स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो ऐबक ने जो कार्य किए उनके बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि उसने भले और महान कार्य किए। ऐबक ने दिल्ली में कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। अजमेर में जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए पड़ा, कहते हैं कि इसका निर्माण 2.5 दिन में किया गया था, अथवा यहाँ एक 2.5 दिन का मेला लगता था, उर्स लगता था, इसी कारण इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाने लगा। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि बगदाद के एक संत थे, उनकी स्मृति में, उनकी यादगार में कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो उसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था तथा कुतुब मीनार के निर्माण का जो कार्य है वो पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। शुरू करवाई कुतुब मीनार बनानी जो शुरू की कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूर्ण की इल्तुतमिश ने। तुर्की साम्राज्य का संस्थापक। कुछ विद्वानों के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की साम्राज्य का संस्थापक था। भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक भले ही कुतुबुद्दीन ऐबक को न कहा जा सके, पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना का जो श्रेय है वो ऐबक को ही है। चारित्रिक त्रुटियाँ। जो ऐबक का जो धार्मिक दृष्टिकोण था, धार्मिक दृष्टिकोण कहते हैं संकीर्ण था और उसमें धार्मिक सहिष्णुता का अभाव था। उसने लाखों निर्दोष हिंदुओं का रक्त बहाया तथा अनेक मंदिरों, धर्म स्थानों का विध्वंस किया। तो विद्यार्थियों, आज हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के सुल्तान के रूप में कार्यों के बारे में अध्ययन किया। आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।